अध्यक्ष महोदय और आज के संचालन कर रहे भाई राजेश जी, पहली बार हम आपके यहाँ आए हैं और मुंगेर के इस क्षेत्र, मुंगेर तो हमारा ननिहाल है, लेकिन आना इस क्षेत्र में पहली बार और खास करके इस प्रखंड में। तो जब हम यहाँ आए, भाई सुमन जी फोन पर ही बातचीत हुई, फेस टू फेस पहली बार यहाँ करके मुलाकात हुई है, फेसबुक पर मित्रता हुई और वो क्रम था भोजन दावेदारी सम्मेलन हम बिहार में विभिन्न जगहों में करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं और 50 सम्मेलन करना है, जिसमें लगभग 8 से 10 सम्मेलन हो चुका है। आज हम अपनी बात यहाँ से शुरू करते हैं। जिन महापुरुषों की तस्वीर लगी है उन महापुरुषों को आप देख रहे हैं, कुछ को जान रहे हैं, कुछ को चेहरे से पहचान रहे हैं, लेकिन असल जो पहचान है, किसी भी व्यक्ति की जो पहचान है, उसकी उनकी विचारधारा से, उनके किए गए कार्यों से और समाज को उसने कौन सा बेहतर चीज दे दिया है उस कारण से। तो हम आज उन तमाम महानायकों को अपना श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। पेरियार ललय सिंह यादव, बाद में उन्होंने सिंह और यादव दोनों हटा दिया था, उन्होंने ललई बौद्ध कर लिया था, क्योंकि उनको मालूम हो गया कि जाति जो है विनाश का जड़ है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने भी जाति के विनाश पर किताब लिखा। हमारे जितने भी बहुजन परंपरा में लोग हुए हैं, उन सब ने जाति के विनाश पर बातचीत की है। बहुजन परंपरा में जितने हमारे नायक महानायक हुए हैं, वो हमेशा अहिंसा को आगे रखा है, शिक्षा को आगे रखा है। कभी भी उन्होंने तलवार उठाने की बात नहीं कही है, बात कही है तो कलम उठाने का, अगर बात उन्होंने किया है तो जमीन पर संघर्ष करने का और अपने लोगों को जोड़ने का। दुनिया के अंदर अगर भारत विश्वगुरु बनता है तो जैसे कहा 13 सूता वाले लोगों के या टीक जो रखते ना, जितना बड़ा टीक होता है समझो उतना बड़ा बेवकूफ होता है। उसका सिद्धांत है, कभी बात करेंगे जब विचार से आएंगे। तो ये सब चीज जो है ना, हमेशा लोगों को बांटने का काम किया है। तो वो शिक्षा पर हमेशा जोर दिया। किन लोगों ने आपको शिक्षा से दूर रखा? जैसे अभी हम कभी बात करें, एकदम साधारण बात करें, कोई भाषण का मूड में नहीं आया, फिर हमसे पूछेंगे भाई आप कहाँ तक पढ़े, तो कह देंगे भाई BA MA कर लिए हैं। तो पूछेंगे आपके पिताजी कहाँ तक पढ़े हैं, तो थोड़ा सा डाउन में जाएगा, मैट्रिक इंटर किया होगा। किन्हीं का तो बच्चा पहली बार वो प्राथमिक स्कूल में गया होगा, पहली बार विश्वविद्यालय के अंदर गया होगा, पहली बार उन्होंने BA के क्लास में दाखिला लिया होगा। ऐसे भी हमारे बहुजन में आज लोग हैं जिनका बच्चा पहली बार स्कूल गया। तो सोचिए कि हमारे पुरखों को पढ़ने लिखने क्यों नहीं दिया गया। हम यहां से बात करने के लिए आप लोगों के बीच आए। हम बाबू जगदेव प्रसाद, जिनको बाद में कुशवाहा इसलिए जोड़ दिया गया ताकि कुशवाहा समाज के कोई भी समाज के लोग इससे कनेक्ट हो सके। कुशवाहा नहीं लिखाता है। जैसे लालू प्रसाद पर बहुत सारी बातें यहां पर हो गई है, तो लालू प्रसाद लिखते थे, यादव बाद में जोड़ा गया। चिन्हित करिए। और ये सब चीज कैसे हो रहा है, कैसे घटनाक्रम में हो रहा है। कर्पूरी ठाकुर पहले से नाम है, जननायक कर्पूरी ठाकुर हमारे साथ ही बहुजन स्टूडेंट्स यूनियन के प्रदेश संयोजक, प्रदेश महासचिव हैं। अभी अनुपम आशीष ने कहा कि जब कर्पूरी ठाकुर ने आरक्षण दिया पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, और 3% सवर्णों को भी दिया था, याद करिएगा, तो सवर्ण सड़क पर उतरे, रोड सड़क जाम होने लगा, बहुत सारे गाड़ियां ट्रक सब जलाया गया और गाली दिया गया। और इस बात को यहाँ पर अनुपम आशीष ने दोहराया। हमारे साथी यहाँ पर बैठे जिला परिषद के प्रतिनिधि हैं कि कर आरक्षण कहाँ से आई है, फलना की माँ भी आई है, गाली दे करके। कर्पूरी छोड़ गद्दी पकड़ अस्तूरा, मतलब जिस समय कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री होते हैं, मैं इस बात पे यहाँ पर थोड़ा सा कोट करना चाहता हूँ कि जब मुख्यमंत्री होते हैं
और जहां पर भी कर्पूरी ग्राम हाल्ट रेलवे स्टेशन हो गया है, कर्पूरी जी के पिताजी को वहां के जमींदार खबर भेजवाते हैं अपने मैनेजर से। मैनेजर कौन होता है? हमारे बहुजन समाज के ही लोग होते हैं। जमींदार का मैनेजर कौन हो? कि जाओ बाप बेटा मुख्यमंत्री हो गया तो हमारा दाढ़ी नहीं बनाएगा। खबर लेके वहां जाता है, कहता है कि साहब बुलाए हैं, जमींदार साहब बुलाए हैं। बोला मेरी तबीयत ठीक नहीं है। नकारते नहीं है, वो कहते मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो कह देना कल सुबह आ जाए। लौट करके मैनेजर आके जमींदार को कहता है कि वो बोले कि तबीयत ठीक नहीं कर, हाँ नहीं, उसको उठा के लाओ। मतलब उसको उठा के लाया, जबरदस्ती उसके साथ मरम पिटी हुई, बात खबर चली गई डीएम तक, एसपी तक, और फटाफट उसको पकड़ करके जेल में रख दिया। और ये बात मुख्यमंत्री तक चली गई। मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से आते हैं और एसपी डीएम से बुलाकर कहते हैं कि देखिए बहुजन का हृदय कितना बड़ा होता है, समझिएगा, बहुत विशाल है। बहुजन का माइंड भी बहुत विशाल है, उच्चतम है। कर्पूरी जी आते हैं और क्या कहते हैं, कलेक्टर साहब, एसपी साहब, सबसे पहले उनको जेल से बाहर करिए। क्या कह रहे हैं? उनको जेल से बाहर करिए तब मैं आगे बात करूंगा। और अगर लगता है कि जाति के नाम पर किसी के साथ अन्याय उत्पीड़न हो रहा है तो आप ऐसा काम करिए कि पूरे बिहार के अंदर किसी अति पिछड़ा, दलित या मुस्लिम पासमानदा समाज का लोग हो, महिला हो, किसी के साथ अन्याय नहीं हो, ये आप कानून लाइए और इस पर काम करिए। ऐसे कर्पूरी ठाकुर। आज हम ललित सिंह यादव की जयंती पर 111वीं जयंती मना रहे हैं। आज बाबू शिवदयाल सिंह चौरसिया जी का भी पुण्यतिथि है। शायद चौरसिया समाज के लोग उनको जानते होंगे कि नहीं जानते हैं, पता नहीं। एक साथी यहाँ आए थे और उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप में आरक्षण दे दिया जाए। मैं आपकी बात का खंडन करता हूँ, खारिज करता हूँ। संविधान में सामाजिक रूप से पिछड़ा, जिसके साथ जातीय भेदभाव हुआ, जिसको अछूत माना गया, जो आर्थिक रूप से पिछड़े थे, कमजोर थे, जिनके पास जमीन नहीं थी, उन लोगों के लिए दिशा निर्देश संविधान में दिया गया है। और आदिवासी की पहचान की गई कि आदिवासी कौन होंगे। दलित शब्द उस समय नहीं था, उस समय अछूत शब्द हुआ करता था। बाबा साहब अम्बेडकर समय दलित नहीं था। दलित पैंथर चला, उसके आंदोलन है, पैंथ पिंकर्स आंदोलन चला, तमाम तरह के ऐसे आंदोलन हुआ है। और पिछड़ों को एक ताकत देने का काम सबसे पहले छत्रपति साहू जी महाराज ने किया। छत्रपति साहू जी महाराज को, जो कुर्मी समाज के हैं, धानुक समाज के हैं, कोली समाज के लोग हैं, माली समाज के लोग हैं, यानी पिछड़ा समाज के लोग, यादव समाज के लोग, उन लोगों को सोचना चाहिए, जानना चाहिए कि छत्रपति साहू जी महाराज जो कोल्हापुर के राजा थे, उन्होंने सबसे पहले अपने राज्य में 50% आरक्षण दिया। और उसमें उन्होंने कहा, बड़ी हड़कंप मचा, क्योंकि देखा भाई हमारे पास जो 90 मंत्रालय है, उस 90 में 87 सिर्फ जो सवर्ण सेना बना के चल रहे हैं उन लोगों के ही लोग थे। और छत्रपति साहू जी महाराज को पंडित ने खुले रूप से चुनौती दी। ऐसी जैसे यहाँ भी हम मंदिर के प्रांगण में है, एक तालाब है, छत्रपति साहू जी महाराज स्नान कर रहे हैं, पंडित उनको वेद का श्लोक नहीं कर रहे हैं, पुराण का श्लोक पढ़ा करके उनको पूजा करा रहे हैं। और तो कहते हैं कि तुम शूद्र हो, जब तक तुम्हें ब्राह्मण क्षत्रिय न मान ले तब तक मैं तुझे वेद के मंत्रों से नहीं स्नान कराऊंगा। तो उनको समझ में आता है छत्रपति साहू जी महाराज को कि मेरे जैसा राजा मेरे साथ ये तुच्छ ब्राह्मण, जो अपने आप को गरीब ब्राह्मण कहता है, भिक्षाटन करने वाला है, जब मुझे ऐसा कह सकता है तो मेरे राज्यों में जो ग्वाला है, जो गाय भैंस चढ़ाता है, जो मछली मारने का काम करता है, जो बकरी चढ़ाता है, जो खेती काम करता है, जो मुशहर, तमाम तरह की जो जातियां हैं, उसके साथ ही कितना अन्याय करता होगा। तो उन्होंने कहा अपने प्रधान से 50% आरक्षण लागू करो और उसमें दलितों को, पिछड़ों को और मुस्लिम समाज के जो पिछड़े थे उनको भी आरक्षण देने का काम किया। जगह जगह जाकर के स्कूल खुलवाने का काम किया। और उसी क्रम में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से छत्रपति साहू जी महाराज की मुलाकात होती है। और घूम घूम कर साहू जी महाराज ने उनका हाथ पकड़ के कहा कि तुम्हारा कल्याण अगर इस देश में कोई कर सकता है तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कर सकता है। इन्हीं के रास्ते तुमको चलना होगा, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को फिर से दोबारा पढ़ने के लिए लंदन भेजते हैं।
लंदन चले जाते हैं। इस बीच छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हो जाती है। मैं इसलिए यहाँ से परंपरा से बात कर रहा हूँ, कभी बौद्ध तक भी हम आऊंगा कि आप देखें कि किस तरह से लोगों के, हमारे लोग किस तरह से आगे बढ़ते हैं, उसको बढ़ाने में कैसी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज हमारे समाज में जब कोई पढ़ लिख करके नौकरी ले लेता है तो उनको लगता है कि मैंने अपनी मेहनत से लिया। बिल्कुल नहीं, आपके मेहनत के पीछे हमारे पुरखों ने जो अपनी कुर्बानी दी है, चाहे वह भगत सिंह के रूप में हो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर के रूप में हो, महात्मा फूले के रूप में हो, फातिमा शेख के बारे में हो, हमारे संत कबीर, रैदास, तमाम जो हमारे बहुजन बुद्धिजीवियों का एक बड़ा गैलेक्सी है, एक पूरा भंडार है, वहां से यह ताकत मिला है। और इसी ताकत की बुनियाद पर जब भारत आजाद होता है तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब भी गरजते हैं। और संविधान सभा में जहां पिछड़ों को आरक्षण देने की बात बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कर रहे होते हैं, उसी समय जिस गुजरात मॉडल की बात यहां पर होती है, उसी गुजरात से सरदार पटेल इसके विरोध में जाते हैं, गांधी इसके विरोध में जाते हैं, नेहरू इसके विरोध में जाते हैं। पूरा का पूरा जो कांग्रेस है, जो सवर्णों के हाथ में है, आज भी है और पहले भी था, वहां से हुआ कि नहीं, पिछड़ों को आरक्षण नहीं देना है। पिछड़ों की लड़ाई तो शुरू हो चुकी थी, काका कलेलकर कमीशन बना। बाद में जब बीपी मंडल साहब की अध्यक्षता में कमीशन बना, उसकी सिफारिश से आई, रिपोर्ट आई, तो उस 48 में से मात्र 2, शिक्षा और नौकरी, शिक्षा और सेवा, मात्र 2 जगह पर आपको आरक्षण मिलने की बात आई। ठीक है, एक साथी ने कहा कि नरसिम्हा राव के समय आकर के मिला। और मिला क्या है, थोड़ा सा डाटा देख लीजिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ओबीसी के एक भी प्रोफेसर नहीं है। पूरे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सब मोबाइल चलाते हैं, हमारे युवा साथी नेट पे सर्च कर लीजिएगा, आपका एक भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर ओबीसी प्रोफेसर नहीं है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में छात्रों की हत्या की जाती है। अगर आप सही आवाज उठाएंगे, आप चले जाए ए ग्रेड की नौकरी, जिसको ए ग्रेड की नौकरी जिसमें आईएएस आईपीएस लोग आते हैं, केस लोग आते हैं, जरा वहां चले जाइए तो आपकी उपस्थिति मात्र 2%, 2.2%। बी ग्रेड में चले वही स्थिति है, 1.5% घट जाती है। अब जब पूरे चलाएंगे डी ग्रुप में तो वहां आकर के एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के अंदर जो पिछड़ा है, दलित है, वहां से 12% मात्र नौकरी है। आपकी अपनी हैसियत औकात समझ में आ जाएगा कि हमारा एक नीतीश कुमार पिछड़ा का मुख्यमंत्री, लालू यादव मुख्यमंत्री हो गए, रामविलास पासवान एक मायावती हो गई, तो लोगों को घुमाता है, गिनाता है, देखो आरक्षण से वो लोग का पेट भर रहा है, तुम्हारा कहां भरा। कभी भी आरक्षण पेट भरने के लिए नहीं है। आरक्षण का जो उद्देश्य था वो प्रतिनिधित्व करने का मामला में, जैसे लंदन में गोलमेज सम्मेलन हुआ और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने बेटे के लहास को छोड़कर वहां नहीं जाते, तो जो दलितों के हक अधिकार की बात कर रहे थे, पृथक निर्वाचन क्षेत्र की बात कर रहे थे, क्या वो बात कर पाते? पृथक निर्वाचन क्षेत्र का क्या फायदा है? उस समय लोगों ने सिर्फ नुकसान गिनाया। अभी हमारे विभिन्न जगहों पे मछुआ सोसाइटी का इलेक्शन हुआ, मछुआ सोसाइटी का इलेक्शन हुआ ना, उस सोसाइटी में वोट कौन देता है? मछुआ सोसाइटी में जो मछुआ जाति के लोग हैं सिर्फ वही वोट करते। मछली सब खाते हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक जितनी जातियां सब खाएंगे, तालाब भी सबका, नदी पार कर लीजिए सब, लेकिन उसमें वोट देने का राइट किसको है? मछुआ सोसाइटी के जो मेंबर है वही वोट करेंगे। तब क्या होता है, उसको क्या फायदा मिलता है? नेता भी उसका, वोटर भी उसका, तो वो किसी का हरवाहा नहीं होता है। जैसा बाबू जगदेव प्रसाद ने कहा था कि ये कुछ लोग जो पिछड़े दलित के लोग चले गए हैं पार्लियामेंट में, कुछ मुख्यमंत्री हो गए हैं, एक राजनीतिक हलवाहा है। जमींदार कोई और बैठा, जैसे नरेंद्र मोदी हलवाहा है। बात किसका काम करता है? तो ओबीसी। बात किसका करता है? चले जाते हैं रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति हो जाते हैं, अब मंदिर घुसते हैं तो बाहर सीढ़ी पर बैठा देते हैं। आपकी औकात आपको बता दी जाती है, आपकी औकात क्या है। जादवों को अहिम क्यों कहा गया? ग्वाला क्यों कहा गया? क्यों कहा गया 60 वर्ष के बाद बुद्धि होती है? ये सब बात पेरियार ललय सिंह यादव को चोट पहुंचाती है। कविता है, उसकी कहानी है, किताब है। आज थोड़ी सी हम यहाँ पर ये एक बात और रखना चाहेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जैसे अभी हमारे अध्यक्ष जी यहाँ पर हैं, अध्यक्ष जी किधर चले गए? अच्छा हाँ, बैठे हैं। तो अध्यक्ष जी ने कहा कि जित्ता के नहीं मने, तिमर लका के नहीं मने, तो जित्ता के मनाए देवे। बाबा साहब अम्बेडकर लंदन में पढ़ रहे थे और उस यूनिवर्सिटी में
एक जगह लाइन लिखा हुआ था, 2 पंक्ति, उसमें लिखा था व्यक्ति जन्म लेता है और मर जाता है। एक महान व्यक्ति जन्म लेता है, वो कभी नहीं मरता है। दूसरी लाइन को बाबा साहब अम्बेडकर ने मिटा दिया। ये तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय और मुंगेर विश्वविद्यालय ने कि कुछ भी कर दीजिएगा, कोई संज्ञान नहीं लेगा। लंदन का यूनिवर्सिटी था, वहां पे नोटिस हो गया, मिस्टर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, आपने जो दूसरी लाइन को मिटाने का काम किया है, इसे आप जस्टिफाई करें, अपना क्लैरिफिकेशन दे, सफाई दे कि आपने इसे क्यों मिटाया, और अगर हम संतुष्ट नहीं हुए तो आपको यहाँ से बाहर करेंगे। सीनेट वहां मीटिंग हो गई, बैठक हुई। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि एक व्यक्ति पैदा लेता है और मर जाता है, बिल्कुल सही है। एक महान व्यक्ति भी मर जाता है जब उसके विचारों को मार दिया जाता है। अगर विचार जिंदा है तभी वो महान व्यक्ति जिंदा है। अगर ये हमारे महान व्यक्ति, हम फूल चढ़ा रहे हैं पर, ये तस्वीर महज मेरा एक प्रतीक है। इस तस्वीर से मेरा कोई आस्था नहीं, तस्वीर से मेरी कोई आस्था नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ युद्ध इसी आस्था पे होता है। हिंदू मुस्लिम की जो लड़ाई होती इसी आस्था पे होता है। मैं आया तो भाई सुमन जी से आदेश लेकर थोड़ा कार्यक्रम में लेट है, मैं पहाड़ पर चढ़ के आता, घूम के आता, इतना ऊंचाई सबसे टॉप पे गया, लोहे की सीढ़ी पर भी चढ़ के ऊपर चला गया। तो वहां पे जगह जगह पे क्या देख रहे हैं, तो भाई देवी देवताओं की मंदिर बनी हुई है। इतना ऊपर चढ़ के मेहनत करके सुमन जी ने भी कहा कि मैं पहली बार तब चढ़ा जब मेरा 11 साल का बच्चा ऊपर चढ़ गया। हमारे आस्था अंधविश्वास में इतना पागलपन पैदा कर दिया है कि उस सीढ़ी पर चढ़ने में डर लगता है, लेकिन 11 साल का बच्चा भी चढ़ जाता है, और उस बच्चे के संरक्षण के कारण पिता को भी चढ़ना पड़ जाता है। ये अंधविश्वास का कितना ताकत है। और हमारे यहाँ अगर पुस्तकालय में इस तरह का किताब आ जाए कि शोषितों पर धार्मिक डकैती कैसे होता है, पेरिया ललई सिंह यादव ने लिखा, सिपाही की तबाही की किताब लिखा, तमाम तरह के अंगुलीमाल नाटक लिखा, ऐसे चीजों को कोड किया, महाभारत, गीता, बाइबल, तमाम चीजों को पढ़ने के बाद यहाँ इसमें नोट किया गया। आज भी गाय मांस पर बीट पर बातचीत हो रही थी। जो लोग कह रहे गाय मांस गौ मांस बंद करो, गाय कहां से आया है, तो इसका अध्ययन करें। अभी हम लोग ये गेंदा फूल चढ़ा रहे थे ना, ये गेंदा फूल कहां से आया, तो सर्च करिएगा, ये भी विदेशी है, गाय भी विदेशी है। अभी तो हम खड़ियारे पर बात कर रहे थे, गाय भी विदेशी है, बाहर से आया। आप जब इस्लाम के धर्म को पढ़ेंगे तो वहां पे ऊंट का कहानी मिलेगा, घोड़ा का कहानी मिलेगा, और यहाँ के धर्म ग्रंथों को पढ़ेंगे तो गाय का मिलेगा, भैंस का मिलेगा, बकरा को बलि देते हुए मिलेगा, चोटी मिलेगा, जनेऊ मिलेगा, तमाम तरह की सब चीजें मिलेगी। और ठगने की जितनी कलाएं हैं उन सब कलाओं का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। कुल मिलाकर के हमको देखना है कि हमारे पेरियार ललई सिंह यादव क्या कह रहे हैं। हम उनके जीवन चक्र को पढ़ लेंगे, अध्ययन, यहाँ जन्म हुआ, इनका पिताजी यहाँ है, कानपुर देहात में पैदा हो गए, उनकी शिक्षा दीक्षा हो गई, पहले फॉरेस्ट में थे, फिर सिपाही में चले गए, और वहां पर जब उन्होंने आंदोलन किया, सिपाही की तबाही किताब लिख दी, तो वहां से उनको निष्कासित कर दिया गया। ठीक ही कहा साथियों ने कि हम लोग मेहनत करते, बेटा मेरा, पत्नी मेरी, मैं उस बच्चे का मालिक, और जब नामकरण करना होता है तो नामकरण कौन करते हैं? मैं अपने पिताजी को पप्पा कहता हूँ, पिताजी कहता हूँ, बाबूजी कहता हूँ। बाबा किसको कहते हैं? अपने पिताजी को। और हमारे यहाँ इतना बड़ा भी आ जाए तो हम क्या कहते हैं उसको? बाबा। मतलब हम कितना मानसिक रूप से गुलाम हैं। हमें ये सोचना पड़ेगा, ये हमारे अंदर की चेतना को विकसित करना होगा। निडर होकर बोलिए, किसी न किसी दिन तो डर तोड़ना होगा। और ये जब बहुजनों की ताकत बढ़ेगी, और लगातार बहुजनों की ताकत बढ़ने के क्रम में आज लालू और नीतीश जी एक साथ आ गए हैं, हमारे दोनों सीनियर हैं, लालू जी और नीतीश जी एक साथ आ गए। इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? इसके पीछे का कारण है कि इस देश के अंदर जो बहुजनों का आंदोलन चल रहा है, बहुजनों ने जो दावेदारी पेश की है। आपको मालूम है पटना के अंदर हम लोगों ने जब बहुजन दावेदारी सम्मेलन किया तो लगातार 8 दिन तक सेंट्रल सरकार की जो आईबी हम लोगों का छानबीन करने का काम किया। जब ये लगातार आंदोलन हम चलाने का काम कर रहे हैं तो हमारे साथी डॉक्टर विलक्षण रविदास पर केस मुकदमा, फर्जी मुकदमा उनके ऊपर कहा जाता है कि नक्सली है।
और इनके साथ सफेद पोष लोग कुछ मिले हुए हैं, मतलब दे दिया है झांसा कि सबको लपेट लें, कि चाहे गौतम कुमार प्रीतम हो, कि रिंकू यादव हो, और हमारे लक्ष्मण यादव हो, कि डॉक्टर सिद्धार्थ रामू हो, ऐसे तमाम हमारे जो साथ टीम मिलकर के देश भर में काम कर रहे हैं, लोगों को लपेटने के लिए साजिश। तो कंट्रोल करना चाहते कि बुद्धिजीवियों को कंट्रोल कर लो, बाकी काम हो जाएगा। गाड़ी चला रहा है ड्राइवर को उतार लो, गाड़ी एक्सीडेंट कर जाएगी। हम चाहते हैं हमारे यहाँ जितने नौजवान हैं और बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग आप साथ दीजिए, नौजवानों को प्रशिक्षित करिए, प्रशिक्षित होने दीजिए, और प्रशिक्षित की पूरी व्यवस्था हमारे पास साहित्य है, हमारे पास विचारधारा है, और मजबूत विचारधारा है, और मजबूत इतिहास भी है। हम इतिहास पढ़ाएंगे और उनके विचारों को मजबूत करेंगे, और जब हम अपनी ताकत को मजबूत करेंगे तभी लालू प्रसाद यादव हो, या नीतीश कुमार हो, या रामविलास जी के परिवार से हो, मायावती हो, या चंद्रशेखर आजाद हो, ऐसे लोगों को तभी ताकत मिलेगी, तभी टिक पाएंगे। नहीं तो भाजपा ने जिस तरह से अपना षड्यंत्र खेला है, 2024 आपके कब्जे में नहीं आ सकता है। आपको उखाड़ करके फेंक देगा, जेल में डाल देगा, जो कुकर्म करना होगा वो सब कुकर्म करके आपको छीन लेगा आपकी ताकत को। और आप जो चाहते हैं कि हमारे नीतीश जी और लालू जी बचा लेंगे, तो मुश्किल, ये बचाना मुश्किल है। ये तभी बचेगा जब अपनी ताकत आप खड़ा करेंगे। लालू प्रसाद यादव की ताकत क्या है, नीतीश कुमार की ताकत क्या है, उसकी ताकत आप में नहीं थी। और अगर आप कमजोर हो गए, आप जय श्री राम का नारा लगाएंगे और सामने मुसलमानों को दुश्मन मान लेंगे, तो हो तो गया खेल यहीं पर। आप लड़ जाएंगे, यहीं भिड़ जाएंगे, तो फिर जादव भी कुर्मी से लड़ेगा, कुर्मी कोई से लड़ेगा, दूसरा चमार से लड़ेगा, दो मुझसे लड़ेगा, आदिवासी कहेगा नहीं इससे लड़ो। ये तमाम आपस में लड़ भिड़ जाइएगा, और ऊपर में जो नेताओं का सेटिंग वो सब बिखर जाएगा। तब फिर अपना अपना लोग रक्षा करेगा। क्यों ऐसा हो रहा है, इसके प्रमाण है। जब संविधान में EWS, इकोनॉमिक वेकर सेक्शन, आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं इसको आरक्षण देना है, संविधान में नहीं है, संविधान सम्मत नहीं है, और ये आरक्षण दे दिया जाता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि पार्लियामेंट के अंदर 200 से अधिक सांसद हमारे ही बहुजनों के लोग हैं। इस देश के अंदर विभिन्न जगह हमारे मुख्यमंत्री, अरे ओबीसी है ना, जो मध्य प्रदेश का चौहान जी है, क्या है, ओबीसी है। बिहार में तो ओबीसी का गढ़ ही 30 साल से चल रहा है। मायावती है वहां, माननीय मुलायम सिंह यादव जी के लड़के अखिलेश जी हैं। झारखंड किसी ने चूचा किया, किसी ने कुछ नहीं बोला। सड़क पर हम लोग आंदोलन करते रहे, हम लोगों पर मुकदमा हुआ। ताकत समझिए कि हमारी ताकत क्या है। 2 अप्रैल 2018 सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया कि SC/ST कानून जो है झूठा मूठा किया जाता है, और इस झूठे मूठे कानून को खत्म करके उसमें पहले जांच होगा तब गिरफ्तारी होगा। मतलब उस जो एट्रोसिटीज एक्ट था उसे कमजोर करने का वो पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट ने षड्यंत्र रचा। और इसके खिलाफ में क्या हुआ, इसके खिलाफ में फेसबुक पर सोशल मीडिया पे लोगों ने विद्रोह किया, और वहीं से एक संदेश आ गया कि नहीं 2 अप्रैल को भारत बंद करेंगे। और उस 2 अप्रैल भारत बंद को बंद करने के लिए इस देश के तमाम बहुजन नेता नहीं, बहुजन कार्यकर्ता जो बाम सेट में हो, चाहे वो अभी कोई सेना अभियान पढ़ रहे थे वहां पर बैनर लगा हुआ है, चाहे सामाजिक न्याय आंदोलन हो, चाहे चंद्रशेखर की टीम हो, मायावती की टीम के अंदर जो लोग हो, इस तरह के जो लोग काम करने वाले थे, सड़क उतरे, रेल जाम किया, सड़क जाम किया। 12 हमारे बहुजन लोगों की शहादत हो गई। मैं भी नौगछिया जेल में 56 दिन तक जेल में रहा, लेकिन क्या हुआ, हमारी जीत हो गई। और ये जीत, ये बहुजनों के आंदोलन का जीत है, बहुजनों के संघर्ष का जीत है। आपको इस जीत पर खुशी मनाना चाहिए और अपनी ताकत को समझना चाहिए। जब आपको 13 पॉइंट रोस्टर आया जो प्रोफेसरों की बहाली पर जो पढ़ लिख करके जाएंगे, 2018 में 13 पॉइंट रोस्टर पर भी हमारी लड़ाई हुई, वो भी लड़ाई को हमने जीतने का काम किया है। तो हमारी लड़ाई जब चलेगी तो हम जीत हासिल करेंगे, तभी हमारे नेता भी वहां सुरक्षित रह सकेंगे और लड़ सकेंगे। ये ताकत देना होगा। लेकिन मैं अपने नेताओं से कहना चाहता हूं, अंतिम बात करके मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा, कि मैं उन नेताओं से भी कहना चाहता हूं जो कहते हैं कि हम पिछड़ों के, तो ठोक के कहिए कि हम पिछड़े दलित का, आदिवासी, ये जो पासमानदा महाज के लोग हैं, मुस्लिमों के अंदर जो है SC ST OBC, उनके नेता खुल के कहिए ना। और सही में प्रवक्ता की जरूरत आपके पास, हमारे पास बहुत सारे प्रवक्ता है, घंटों बोलने वाले। अब तो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी हैं, डॉक्टर, इंजीनियर है, अच्छा वकील है। अलका वर्मा जी है हमारे
पटना हाईकोर्ट के अंदर वकील है, कुशवाहा समाज की है, जानदार बोलती है, शानदार लड़ती भी है। तो एक से एक हमारे बीच में लोग हैं। एडवोकेट विजेंद्र यादव हाजीपुर से, जानदार आर्थिक विश्लेषक लोग हैं हम लोगों के पास। हम लोगों के पास उर्मिलेश उर्मिल जैसे बड़े प्रेस रिपोर्ट के प्रेस जो है मीडिया लेवल में बड़े लोग हैं। हमारे पास मंडल जी हैं, हमारे पास जो अच्छे अच्छे वक्ता चाहिए वो सब हैं। रतनलाल प्रोफेसर रतनलाल जी भी हैं, लक्ष्मण यादव जी हैं, जितेंद्र कुमार मीना है, एक से एक लोग हमारे बीच और वो काम करेंगे लड़ने का भिड़ने का। तो हम उनको तब ताकत मिलेगी, हम भी ताकत तब उनको देंगे जब हमारा एजेंडा हो। हमारा एजेंडा क्या होगा? हमारे समाज के लोग भूमिहीन हैं तो भूमि दो, हमारे लोग बेरोजगार हैं उनको रोजगार दो, जो बैकलॉग में बचा हुआ हमको 27% आरक्षण दिया, 4% भी नहीं मिला है जनाब, और हम 27% पे खुश हैं। हम कह रहे हैं कि आर्थिक लेवल पर सबको आरक्षण दे दीजिएगा। तो आपके गरीबी का रेखा और सवर्णों की गरीबी रेखा में फर्क समझिए। 5 एकड़ जमीन है, 8 लाख की आमदनी है, फिर भी वो गरीब है। आपकी गरीबी रेखा समझ लीजिए क्या है कि 1 लाख आपके पास मोटरसाइकिल हो जाएगा तब गरीबी रेखा से बाहर हो जाएंगे। उनको 10% आरक्षण मिला, पहले से 50%, साढ़े 50%, 50.5% उन्हीं का आरक्षण है। सुप्रीम कोर्ट में आपका एक भी जज नहीं है, हाई कोर्ट में एक भी जज नहीं, जा ही नहीं सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी तो इसीलिए बाहर हो गए बीजेपी से। उन्होंने कहा कि ये जो कॉलेजियम सिस्टम है उसको खत्म करिए। कॉलेजियम सिस्टम मतलब 250 परिवार इस देश के अंदर सवर्णों का, उसी परिवार का बेटी, दामाद, नाती, नतनी, पोता कोई सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का जज बनेगा, इस बीच से कोई नहीं बन सकता, ऐसा उन्होंने बना के रखा। तो इस सुप्रीम कोर्ट का भी चल रहा है, इसको कौन ध्वस्त करेगा? हमारे जो ओबीसी के नायक जाएंगे, जो हमारे नेता इस सवाल पर बोलेंगे, उनको बोलना पड़ेगा। और नहीं बोलते हैं तो वही बीच वाला मामला है जो कि अभी अभी आशीष ने कहा कि थोड़ा परहेज करना है। काय का परहेज करना है? बोलो, डट के बोलो। अरे लालू यादव ने कहा भूरा बाल साफ करो, तुम कह रहे हो हम सब तेजस्वी दिया मनोज झा ने कि हमारे पिताजी से गलती हो गई। ये बात कहना पड़ेगा। इसलिए मैं इस मंच से तेजस्वी यादव जी से भी कहना चाहता हूं कि आप भी नौजवान हैं, और नौजवान जो है सारे सीमा और बांध को तोड़ देता है, और सीमाओं को बांध को तोड़िए, तब आप भी जननेता बन जाएंगे। और बहुजनों को जो सवाल है शिक्षा का, रोजगार का, भूमि का, हमारे सम्मानजनक रोजगार का, उन तमाम मुद्दों पर काम करें। हम भी आपको ताकत देने का काम करेंगे। अगर हमारी ताकत में आप अपनी ताकत को नहीं जोड़ते हैं तो आपकी भी ताकत निष्फल हो जाएगी। मैं भी के साथ आप सबका आभार व्यक्त करते हुए रमाशंकर यादव विद्रोही की 4 पंक्ति की कविता है, मैं कह देना चाहता हूं। मैं किसान हूं, ये किसानों की जमीन है, चारों तरफ मैं देख रहा था पहाड़ से, हालांकि बारिश कम हुई है इसलिए थोड़ी हरियाली कम है, तो धान की अच्छी खेती होती है। तो कह रहे हैं रमाशंकर यादव विद्रोही, सर्च कर लीजिएगा मोबाइल में, अच्छी कविता पढ़े हैं, अब नहीं रहे। तो उन्होंने कहा कि मैं किसान हूं, आसमान में धान बो रहा हूं। कुछ लोग कहते हैं गोगले गोगले, आसमान में धान नहीं जमते। मैं कहता हूं अरे पगले, जब धरती पर भगवान जम सकता है तो आसमान में धान भी जमेगा। और अब 2 में से एक होगा, या धरती से भगवान उखड़ेगा या आसमान में धान जमेगा। यह है रमाशंकर यादव विद्रोही की कविता। हमें अपने पूर्वजों को, हमारे अंदर जो नायक है उनको पढ़ने का काम करिए। एक से एक दिग्गज है, उन लोगों को पढ़िए। चंद्रशेखर जिज्ञासु जी को, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु जी को पढ़िए। एक से एक लोग हैं, उनको पढ़िएगा, तब आप लोगों के अंदर भी उस बात को समझ में आएगा। 2-3 बात और कहना है। एक तो हम जब किसी का नाम लेते हैं, देखिए जैसे यहाँ पे माँ लगाया हुआ, माँ सुनना लिखा हुआ ना, माँ दे करके सुरेंद्र प्रसाद यादव, माँ का मतलब मान्यवर,